दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। कुछ दिनों बाद धमतरी नगर पालिक निगम का चुनाव संपन्न होना है, जिसमें महापौर का पद अनारक्षित मुक्त के लिए लॉटरी से निकला है। हालांकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दावेदार अपनी सक्रियता जरूर शहर में दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से संगठन में काफी लंबे समय से काम कर रहे कविंद्र जैन ने भी अपनी दावेदारी महापौर पद के लिए प्रस्तुत की है। हम उनसे चर्चा करेंगे और उनके जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में, पार्टी के योगदान के बारे में, साथ ही शहर विकास को लेकर उनकी क्या योजनाएं है, साथ ही अन्य मुद्दों पर हम बेबाकी से चर्चा करेंगे और आपके समक्ष उनके विचार लाने का प्रयास करेंगे। कविंद्र भैया, धमतरी गोट में आपका स्वागत है। नमस्कार। कविंद्र जी, नगरीय निकाय चुनाव का लगभग बिगुल बज चुका है। संभवतः 17-18 तारीख को आचार संहिता प्रदेश में लागू हो जाएगा। महापौर पद का इस बार जो आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित मुक्त निकला है, इसमें आपकी भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपका शहर में अपना एक वजूद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दे दें। धमतरी की जनता को मेरा सादर अभिनंदन। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। लंबे समय से संगठन में जो भी दायित्व मुझे मिला है, मैंने उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने का प्रयास किया है। साथ ही धमतरी शहर का नागरिक होने के नाते मेरे मन में भी ये इच्छा है कि अपनी मातृभूमि के लिए कुछ ऐसा करूं कि आने वाली पीढ़ी जो है वो इस जो हमारे आज की जो पीढ़ी है उसके योगदानों को याद रख सके और धमतरी शहर एक अपने आप में छत्तीसगढ़ के अंदर में एक विशिष्ट स्थान रख पाए, ये मेरा भी सपना है। तो मैं इसी सपने को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। शिक्षा से मैं कॉमर्स और लॉ ग्रेजुएट होने के साथ साथ मैनेजमेंट में मैंने मास्टर्स किया है और अपनी शिक्षा का पूरा उपयोग मैं चाहता हूं कि समाज सेवा में और देश सेवा में कर सकूं। पिंटू कविंद्र जी, पिछले बार महापौर का जो चुनाव था और नगर पालिक निगम में पहली बार शहरी सत्ता कांग्रेस को मिला था। उसके पहले 135 साल का इतिहास रहा है धमतरी नगर पालिक निगम का। 15 साल तीसरा चुनाव महापौर के लिए कभी भी शहरी सत्ता जनता ने कांग्रेस को नहीं सौंपा था। पिछले बार पार्टी में कहाँ चूक हुई कि शहरी सत्ता भाजपा कहां से कांग्रेस में चलेगी? अपन चर्चा की शुरुआत कहां से करते हैं? अच्छा सवाल है आदरणीय संजय जी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश तक अगर अपन बात करें तो नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है। कभी भी कांग्रेस का दबदबा नगरीय क्षेत्रों में नहीं रहा। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबा काम यहाँ पर जनसंघ के जमाने से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश उसकी विशेष कर्मस्थली रही हुई है। और पिछले जो टर्म में जो कांग्रेस के हाथ में कहीं ना कहीं सत्ता गई है, तो केवल धमतरी में नहीं गई, पूरे छत्तीसगढ़ में अमूमन ये स्थिति थी। और ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र था जो भूपेश बघेल की सरकार थी। पहले तो उसने प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को चेंज किया। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में किसी न किसी प्रकार से इन प्रकार दबाव बना के सत्ता अपने हाथ में रखने का प्रयास नगरीय निकायों में भी किया और पंचायती जितने भी चुनाव हुए उसमें भी किया। और आप देखेंगे तो बहुमत से दूर थी कांग्रेस। उसके बाद भी सत्ता का दबाव और इन सब के चलते 5 साल उन्होंने महापौर की गद्दी संभाली और वो जो 5 साल उन्होंने संभाली है, आने वाले 100 साल के लिए फिर से अपने आप को दूर कर लिया। कविंद्र जी, आप महापौर पद के लिए आपकी काफी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। राजनीति में चुनाव हारना, लड़ना, जीतना अलग मुद्दा है। मैं चाहता हूं कि आप धमतरी नगर पालिक निगम में शहर विकास को लेके आपके पास क्या योजनाएं है, क्योंकि आज भी धमतरी के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। गार्डन ने मतलब बहुत सारी कमियां हैं। आपके पास अगर आपको जनता महापौर पद के लिए बनाती है या पार्टी का आदेश मिलता है, तो शहर विकास के लिए कि आपके पास क्या क्या योजना है? जैसे मेडिकल कॉलेज धमतरी से छूटा हुआ है, काफी ट्रांसपोर्ट नगर है, गोकुल धाम है। इतने साल सरकार, 15 साल प्रदेश में भाजपा की सरकार रही,
5 साल कांग्रेस की रही, लेकिन जनता आज भी ठगा का ठगा महसूस करती है। इसको लेके आपके पास क्या योजना है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, चूंकि एक मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि विकास कभी भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। यदि हम रोड नाली बना रहे हैं तो एक पूरा मास्टर प्लान होना चाहिए कि हमको नाली कहाँ से बनानी है, कैसी बनानी है, उसका फ्लो कैसा रहेगा और कैसे हम इस शहर को डूबने से या अन्य समस्याओं से बचा सकते हैं। तो अगर हम रोड नाली की बात करते हैं तो उसका मास्टर प्लान होना चाहिए। अगर हम ट्रांसपोर्ट नगर की बात करते हैं तो हमारे मास्टर प्लान में उसका विशेष स्थान होना चाहिए कि कैसे हम यातायात की सुगमता को बनाए रखते हुए हमारे शहर के लिए जो जरूरी, व्यापार के लिए जरूरी है, यातायात का स्थान क्या होना चाहिए, गोकुल नगर हमारे कहाँ पे होना चाहिए, बस स्टैंड हमारा कहाँ पे होना चाहिए, और तमाम सुविधाएं। हमारे इस शहर को एक अच्छे क्रीड़ा परिसर की जरूरत है, हमारे इस शहर को एक अच्छे तकनीकी महाविद्यालय, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और तमाम ऐसे जो जनहित के क्षेत्र हैं उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। योजनाएं बहुत है, परंतु व्यवस्थित विकास जब तक हम नहीं सोचेंगे, और उसके लिए हम जो विशेषज्ञ हैं, जो कम से कम राष्ट्रीय स्तर के भी अगर विशेषज्ञों को लाना पड़े तो उनको ला करके योजना बनाई जानी चाहिए। और जब योजना बना के कोई काम होता है, उस काम के होने के बाद केवल संरचना खड़ी करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। उस संरचना से हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। जैसे यदि हमने कोई भवन बनाया तो उस भवन का इस क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक लाभ कैसे मिल सके। हमने कोई ऑडिटोरियम बनाया तो उसका अधिक से अधिक लोग लाभ कैसे उठा सके। हमने अस्पताल बनाया तो उसका अधिक से अधिक मरीजों को फायदा कैसे मिल सके, वो भी सोचना एक प्रशासक की जिम्मेदारी होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी वहाँ पे बने उसको बहुत गंभीरता से इन सब प्रबंधनों को सोचना पड़ेगा। आप ऐसा मानते हैं कि अभी तक चाहे भाजपा रहे चाहे कांग्रेस ने, जो शहर का समुचित एक प्लानिंग के तहत विकास होना था, मास्टर प्लान धमतरी का बहुत पहले से लगा हुआ, लेकिन आज भी मास्टर प्लान सिर्फ कागजों तक सीमित है। आप ऐसा मानते हैं कि अभी भी शहर का जो विकास होना था एक प्लानिंग के तहत तो नहीं हो पाया, ऐसा मानते हैं आप? हाँ, कमी तो है। मैं ऐसा बिल्कुल मानता हूँ कि हमने जो हमारी कल्पनाओं में धमतरी था और जो वास्तविकता में धरातल में धमतरी है उसमें बहुत फर्क है। और मुझे लगता है कि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर बने वो उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि सरकारें पैसे देती है, सरकार विकास कार्यों के लिए पैसे की कमी नहीं होने देती, परंतु ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों का काम है कि उस पैसे का सदुपयोग हो सके, उसका जनता के हित में अधिक से अधिक उसका उपयोग हो सके। अगर जनता आपको या पार्टी आपको मौका देती है तो आप शहर में सबसे प्रायोरिटी में आपका कौन सा काम रहेगा जो इस शहर की नीड है, यहाँ के शहर के लोगों की अपेक्षाएं काफी लंबे समय से जो टकटकी लगा के देख रहे हैं, उसको लेके आपको सबसे प्रायोरिटी में क्या रखेंगे आप? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं केवल विकास का पैमाना नहीं होती, हमको नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमको एक मास्टर प्लान के तहत सबसे पहले रोड, नाली, बाजारों का सुप्रबंध करना पड़ेगा। और उसके अलावा बड़ी मांगे जो धमतरी की है, जैसे कि मेडिकल कॉलेज की मांग हो गई, इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग हो गई, या ऐसी तमाम सुविधाएं, एक बड़ा स्टेडियम हो, बड़ा अच्छा एक क्रीड़ा परिसर हो, ये सारी चीज़ें हम चरणबद्ध तरीके से हम धमतरी के अंदर लाए। 5 साल का समय बहुत होता है। सरकारें काफ़ी उदार है, चाहे राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें। हमारे प्रस्ताव में वो खिंचाव होना चाहिए कि सरकार उसके स्वीकृति दे सके। तो निश्चित रूप से 5 साल का समय पर्याप्त होता है धमतरी का सर्वांगीण विकास करने के लिए। पिंटू जी, आपने बताया कि पिछला जो महापौर का चुनाव हुआ उसको षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी को षड्यंत्र कराया गया, लेकिन आपके पार्टी के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग किया था जिसकी वजह से कांग्रेस का महापौर बन पाया था। लेकिन आज 5 साल बीतने के बाद भी आज तक वैसे लोगों पे पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुशासित पार्टी मानी जाती है। कहाँ पे कमी रह गई जो ऐसे लोगों को आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई है? देखिए, ऐसे आरोप अमूमन प्रमाणित नहीं किए जा सकते। यदि प्रमाणित होता तो निश्चित रूप से अगर कोई ऐसे कृत्य का दोषी है तो वो पार्टी का कार्यकर्ता होने के योग्य नहीं है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई है, किसने किया इसका प्रमाण किसी के पास में नहीं है, परंतु इन सब चीज़ों पे तभी कार्रवाई संभव है जब हमारे पास में कोई पर्याप्त आधार नहीं। कहीं ना कहीं पार्टी की कमजोरी नहीं रही, क्योंकि ये तो क्लियर है कि उनको उनकी संख्या में से ज्यादा वोट मिला था।
कहीं ना कहीं भाजपा के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग किया, इसको लेके पार्टी गंभीर नहीं जैसा मानते हैं अपन? नहीं, पार्टी तो पूरी गंभीर रहती है, पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, परंतु कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार थी उस सरकार ने सभी तरह, केवल धमतरी नहीं पूरे प्रदेश में ये हथकंडा अपनाया कि एन के एन प्रकारेण, अब यदि चाहे किसी को दबाववश प्रभाववश जैसा भी हो, उन्होंने प्रयास किया कि किसी भी तरीके से सत्ता हासिल की जाए। उसमें कहीं ना कहीं सफल भी हुए, परंतु जहाँ जहाँ हमें प्रमाण मिला, जहाँ हमें ऐसा लगा कि नहीं हम यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता ने कोई गलती की, हमने कार्रवाई भी की है। पर जब तक के प्रमाण ना हो, पार्टी किसी को बिना आधार के कार्रवाई कर नहीं सकती। निगम में पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आपके पार्षदों ने लगातार हल्ला बोला। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे, वो जेल भेजेंगे। 1 साल से ऊपर होने का है, 1 साल से प्रदेश में विष्णु सेव की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, लेकिन आज भी ऐसा कोई कार्रवाई आपकी पार्टी द्वारा जांच नहीं करवाया गया जिससे भ्रष्टाचार का मामला बेनकाब हो और दोषियों को सजा मिल पाई हो। नहीं, लगातार ये विषय लिखित शिकायतें भी गई है, कुछ जांच भी हुई है, और मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार इतने वृहद स्तर पे हुआ है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पहले दिन से लगातार भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार बड़े बड़े IAS अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता और नेताओं के साथ मिलकर साठगांठ करके काम करने वाले ठेकेदार और व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है। सालों से वो जेल में है। तो ये धीरे धीरे वह ऊपर से लेकर नीचे तक जहां पर भी हमें ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, जनता के पैसे की बंदरमाट हुई है, उस पर कार्रवाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है क्राइम, सूखा नशा, जिसमें शहर का आम नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है। ऐसा बोला जाता है कि प्रदेश में विष्णुदेव सरकार बनने के बाद में अचानक क्राइम में काफी बढ़ोतरी हुई है। धमतरी की बात करें तो धमतरी शहर की हालत बहुत खराब है, कानून व्यवस्था काफी लचर है। 10 बजे 11 बजे बाद लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है, लोगों में डर की भावना है। ये काफी बड़ा मामला इस चुनाव में सामने आ रहा है। इसको लेके आप क्या मानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि क्राइम का दर अचानक बढ़ा है इस विष्णुदेव सरकार बनने के बाद में? मुझे ऐसा लगता है कि अपराध की प्रवृत्ति में थोड़ा सा चेंज आया है। वैसे अगर आप अभी पिछले कुछ दिनों पहले माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के अपराध का आंकड़ा प्रस्तुत किया था, तो अपराध के आंकड़ों में कहीं ना कहीं हम देखें तो कुछ कमी आई है। परंतु जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है कि युवाओं में और तरुण जो वर्ग है उसके अंदर में नशे की प्रवृत्ति में बहुत बढ़ोतरी हुई है। उसका कारण मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और तमाम जो संचार साधन है उसके चलते ये गिरावट हर जगह आई है, और उसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तो कसावट होनी ही चाहिए, साथ में सामाजिक ताना बाना को भी हमको दुरुस्त करने की जरूरत है। हमें अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने आसपास के क्षेत्र में भी इसके लिए सजग रहने की जरूरत है कि कोई हमारे आसपास का, परिवार का, परिचित का कोई बच्चा ऐसे गलत राह में तो नहीं जा रहा है, और उसको सही मार्ग में लाने के लिए एक वृहद सामाजिक अभियान चलाने की भी जरूरत है। और प्रशासन को निश्चित रूप से जितनी वो कसावट है उससे कहीं अधिक कसावट लाने की जरूरत है। मैं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में पूरी गंभीरता और पूरा एहतियात बरते, क्योंकि ये एक सामाजिक बुराई है और इसका दूरगामी परिणाम जो है बहुत भयावह है। पिंटू जी, सवाल लोग आगे बढ़ाते हैं, मैं आखिरी सवाल पे जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ रहा है, जब चुनाव चिन्ह दिया उस समय धमतरी की बात करें तो 5 से 6 परिवार जो जनसंघ का झंडा उठा के जो रोड में निकलने की हिम्मत करते, उसमें डर था। उसमें लगभग परिवारों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट दिया गया, उच्च पदों पर बैठाया गया। लेकिन आपका जो परिवार है, आपके पिता श्री गजराज जी, जिनका पूरा शहर सम्मान करता है, आपके परिवार को जो आज भी स्थान मिलना चाहिए था, ठीक, आप संगठन में लगातार काम कर रहे हैं, आपके परिवार ने कभी कोई चीज मांगा नहीं है। इस बार आप पहली बार महापौर पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार ऊपर में जो भाजपा के वरिष्ठ नेता या जो बड़े नेताओं को विचार करना चाहिए, क्योंकि आपका परिवार उस समय से काम कर रहा है जब कोई लोग निकलने से डरते थे, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, पहले तो
मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं पार्टी का एक बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता हूँ और एक राजनीतिक क्षेत्र में होने के नाते भी और पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते भी पार्टी जो आदेश देगी वो मुझे सिरोधार्य है। पार्टी अगर आदेश देगी कि आपको किसी भी चुनाव में उतरना है या किसी भी चुनौती का सामना करना है तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और रहा सवाल मेरे परिवार का, तो ये संस्कार मुझे मेरे परिवार से ही मिला है और मैं पार्टी को कहीं इसके लिए दोष देना नहीं चाहता कि मेरे परिवार को या मुझे कहीं कोई ऐसे पदों पर स्थान मिला या ना मिला, क्योंकि हम इस पार्टी से जुड़ने का एकमात्र मकसद है कि हम भारत माता को परम वैभव के शिखर पे देखना चाहते हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं मेरा परिवार भी समर्पित रहा है, मैं भी समर्पित रहा हूँ। और ये बात सत्य है कि मेरे पिताजी 1952 से लेकर के 2015 तक सक्रिय राजनीति में रहे और लगातार अनेक चुनावों का संचालन उन्होंने किया। भारतीय जनसंघ के 10वां साल वो यहाँ पर संचालक रहे। संचालक रहते हुए उन्होंने स्वयं किराए के मकान में रहते हुए भी भारतीय जनसंघ का अपना एक कार्यालय बन सके, उसके लिए भवन तक अपने स्वयं के पैसे से खरीदा, जो आज भी उसकी भूमि उनके नाम से, भारतीय जनसंघ के नाम से उन्होंने रखी हुई है। तो हमेशा से समर्पण का भाव पार्टी के प्रति हमारे परिवार का रहा और कहीं ना कहीं यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से जो हमारा लगाव है वो कभी कम नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। इस बार चुनाव में पुरानी गलती दोहराई जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी वापस अपने शहरी सत्ता को छीनने में कामयाब रहेगी? क्या लगता है आपको, किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता के बीच जाएगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर से इस बार नगर की सत्ता कह ले या नगर का दायित्व जो है वो हासिल करने वाली है। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, कमल का फूल अपने आप में अपनी प्रतिष्ठा रखता है, उसके प्रति लोगों का सम्मान है। यही कारण है कि विधानसभा में 15,000 और लोकसभा में 25,000 की लीड इस शहर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है। और यदि इस बार अनारक्षित मुक्त आरक्षण जो है धमतरी नगर निगम के लिए आया है तो उसका मतलब यह है कि बिना किसी बाध्यता के जो सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी है, जो इस नगर के विकास को लेकर के जिसके अंदर में ललक है, जिसके अंदर में क्षमता है, ऐसे व्यक्ति को जनता देखना चाह रही है अपने महापौर के रूप में। और भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसे कार्यकर्ताओं की भरमार है। पार्टी उचित निर्णय लेके एक ऐसा जनप्रतिनिधि नगर को देगी जिससे इस नगर की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। क्योंकि मेरा एक अपना शौक है चीज़ों को लेके एक विश्लेषण का, और इन सब चीज़ों को लेके अक्सर मैं अपना समय देता हूँ। और पिछले 2 चुनाव से 2014 का चुनाव और 2019 के चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी का नगर का स्थानीय घोषणा पत्र बनाने का काम मैंने स्वयं अपने हाथों से किया है। और मैं लगातार इस तलाश में रहता हूँ कि धमतरी के विकास की क्या योजनाएं हम यहाँ पे ला सकते हैं, तो वो भी प्रयास मेरा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मुझे प्रेरित करती है कि और नई चीज़ें क्या हो सकती है नगर के लिए, वो देखा जाए, किया जाए। तो ये भी एक विषय था जो आपके सामने। तो इस बार कुछ नया बनेगा आपके साथ, कुछ नया बनाएंगे आप? जी बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि धमतरी के विकास के लिए अगर हमारे पास में एक कोई बहुत बड़ा एक वो आधार है तो वो है पेंटिनगंज का प्लॉट। लगभग 45 एकड़ की भूमि है जिसमें लोग काबिज हैं, कई वैधानिक कब्जे में भी हैं, कई लोग साधारण ऐसे भी कब्जे में होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि उनके साथ समन्वय बना के, उनकी सहमति बना करके कोई एक ऐसी योजना लाई जाए। 45 एकड़ का जो हमारा पेंटिनगंज का प्लाट है उससे लगी हुई शासकीय भूमियां भी है, तो लगभग 60-70 एकड़ में कमल विहार जैसा कोई प्रोजेक्ट जिसमें ऐसा है कि जो लोग काबिज हैं उनसे कुछ हिस्सा ले करके उनकी सहमति से और उसको डेवलप करके, ताकि उनकी भूमि की जो वैल्यू है वो भी बढ़े और नगर के अंदर में एक नई टाउनशिप आ सके। ये मेरा सपना है कि ऐसी कोई योजना हम मिलजुल के बनाएं जिससे कि धमतरी को एक नया आकार दे सकें। तो मैं निश्चित रूप से उस पर काम कर रहा हूँ और आप सभी से भी निवेदन करूंगा, चूंकि आप लोग भी एक धमतरी के विकास को लेकर काफ़ी हमेशा तलाश में रहते हैं, तो इससे संबंधित कोई भी योजना जिससे हमको किसी नागरिक को परेशान नहीं करना है,
उनको भी, उनके लिए भी वो हितकर हो और शहर के लिए भी हितकर हो, ऐसी योजना जरूर लाई जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। धमतरिया के गुट ने महापौर पद के जितने भी दावेदार हैं उनको एक मंच देकर शहर विकास को लेकर उनकी योजनाओं के बारे में जानने का प्रयास किया है। धमतरिया गुट का यह प्रयास कैसा रहा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बार एक नई शख्सियत के साथ फिर आपसे मुलाकात।